गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे एक नया सा चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चैप्टर 8। इस चैप्टर में 3 मार्क का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो वो 3 मार्क का क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ पर 3 पोर्शन है बेसिकली। फर्स्ट वाला है डिस्प्लेसमेंट करंट, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का न्यूमेरिकल्स होता है, और थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल। तो कभी कभी यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क का एक क्वेश्चन, और कभी कभी न्यूमेरिकल दे देता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूजेस होता है या फिर उधर फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ रेंज होता है, वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन रहता है हमेशा, और न्यूमेरिकल या फिर डिस्प्लेसमेंट करंट का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो वह हम धीरे धीरे देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हम जानेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। तो कंडक्शन करंट के बारे में ऐसे तो हमको पता है कि जो करंट वायर से पास होता है उस करंट को बोलता है कंडक्शन करंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम जानेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। तो उसके लिए थोड़ा सा हम 2-3 सर्किट देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है उस चीज़ को हमें जानना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट बताऊंगा अभी, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो है ये हमारा एम्पियर सर्किट लॉ में एक नया मॉडिफिकेशन लाता है, और वहाँ से ही जाके हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आइडिया मिलता है, कैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है, किस तरह वो वाला चलता है, ये सब चीज़ आता है। वो उसके रिलेटेड मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिया है, उसी के ऊपर बेस करके ही आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जानने के लिए हम लेते हैं कैपेसिटर। ठीक है, एक कैपेसिटर में 2 प्लेट होता है, एक पॉजिटिव प्लेट, एक निगेटिव प्लेट। आप उसको चार्ज करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो है टाइम वेरिंग करंट। मतलब करंट यहाँ पर टाइम के साथ वेरी हो रहा है। तो अब हमें क्या है कि हमने 2 पॉइंट ले लिया, पी और एम। फिगर ए में देखो तो ऊपर वाला फिगर जो है उसमें पॉइंट पी और पॉइंट एम हमने 2 पॉइंट ले लिया। अब अगर पी पॉइंट में अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बाय एम्पियर लॉ, तो एम्पियर लॉ हमें क्या पता है, एम्पियर लॉ कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द पाथ। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये तो क्लोज लूप हो गया, पी पॉइंट को कंसीडर करके हमने एक सर्कुलर लूप बना लिया, तो उस लूप के अंदर से जा रहा है करंट आई। तो करंट अगर अंदर के तरफ है तो हम इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं सिंपली बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, राइट हैंड साइड क्या होगा, म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, अब सेकेंड फिगर को ध्यान से देखो। सेकेंड फिगर में हमने क्या किया, वही अंदर वाला जो पॉइंट एम है, तो बाहर वाला जो लूप है उसके साथ और एक अंदर में एक लूप जोड़ दिया। ठीक है, मतलब वो एक, मतलब क्या है, एक पॉट टाइप है, टिफिन बॉक्स जो होता है ना हमारा, टिफिन बॉक्स जैसा है। तो यहाँ पर जब करंट जाएगा तो बाहर वाले में तो ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ हम यूज कर देंगे, लेकिन अंदर वाला एम पॉइंट पर जो सरफेस है वहां पर हमारा जो एम्पियर सर्किट लॉ है वो वहां पर वैलिड नहीं हो रहा है, वो वहां पर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर वाला जो पी पॉइंट पे जो सर्कुलर लूप दिख रहा है ना, वहां उसके अंदर तो करंट है आई, क्योंकि करंट आई पास हो रहा है। लेकिन अंदर वाला फिगर बी में अंदर वाला एम पॉइंट पे जो सरफेस है, उस सरफेस तो कोई करंट को बंद नहीं किया, कोई करंट को वो वाला एनक्लोज नहीं किया है। तो इधर टोटल करंट कितना है, 0। तो मेरा एम्पियर सर्किट लॉ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चीज क्या हो रहा है कि हमें हमारा जो एम्पियर सर्किट लॉ है ये दोनों जगह में, दोनों सरफेस में, बाहर वाला सरफेस और एम पॉइंट अंदर वाला सरफेस में अलग अलग दिख रहा है। तो मतलब क्या है, जो हमारा एम्पियर सर्किट लॉ बना हुआ था उसमें कुछ गड़बड़ी है।
उसमें हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मॉडिफिकेशन किस तरह आ रहा है। अब थर्ड फिगर में देखो, अगर हम जो लूप है, पी पॉइंट में लूप है तो उसमें तो ठीक है करंट आ जाएगा। अब अंदर वाला जो एम पॉइंट है वहां पर जो लूप कंसीडर किया है उधर एक क्लोज लूप कंसीडर किया है। पहले बी वाला फिगर में जो लूप था वो क्लोज नहीं था, लेकिन अभी सी वाला फिगर में जो लूप है वो वाला क्लोज लूप है। लेकिन यहां से तो करंट नहीं जा रहा है, क्योंकि कैपेसिटर का दो प्लेट है ना, तो पॉजिटिव प्लेट में जब करंट आएगा, करंट आके तो और अंदर वाला दो प्लेट के बीच का स्पेस तो खाली है, तो करंट कहाँ से आएगा। तो इस लूप से भी तो हमारा जो करंट वाला बात है वो जीरो हो जाएगा, मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ का जो राइट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमें इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पर कुछ तो घटना घट रहा है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखो कि दो प्लेट है ना कैपेसिटर का, एक पॉजिटिव प्लेट है और दूसरा निगेटिव प्लेट है। तो पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मानते हो बात। अब वो एम पॉइंट पे जो क्लोज सरफेस है, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एम पॉइंट में जो क्लोज सरफेस है उससे क्या होगा, पास होगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो पास होगा तो वहां पर एक फ्लक्स आएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब चेंज होगा तो उसके वजह से क्या होगा, हमें एम पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। अब वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इधर चेंज हो रहा है, तो वो किसके साथ चेंज होगा, करंट वेरी हो रहा है तो इधर चार्ज वेरी होगा, तो इसके साथ क्या होगा, इधर जो फील्ड लाइंस जो है वो भी वेरी होगा, तो फ्लक्स भी चेंज होगा। तो वो जो फ्लक्स चेंज है उसके वजह से दोनों कैपेसिटर प्लेट के बीच में एक करंट आता है, उसी को ही बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ पर आता है, कैपेसिटर का दो प्लेट जो होता है उसके बीच वाला जो रीजन है, वहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब चेंज होता है कोई क्लोज लूप से, तभी वहां पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट आता है। मतलब हम यहाँ से दो चीज जान रहे हैं कि हमारा कंडक्शन करंट कहाँ तक है, कैपेसिटर का बाहर, क्योंकि कैपेसिटर के बाहर ही हमें वायर मिलेगा, और अंदर वाला जो कैपेसिटर का दो प्लेट है उसके बीच में जो स्पेस है वहां पर फील्ड लाइंस है, जिसके वजह से उधर फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स चेंज होने से वहां पर जो करंट आएगा वो आएगा क्या, हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। अब हमारा जो एम पॉइंट पे जो क्लोज लूप है वहां से जब फ्लक्स वेरिएशन होता है, उस फ्लक्स वेरिएशन के लिए आता है हमें हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब इस लूप से भी हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह हम एम पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। और दोनों कैपेसिटर प्लेट के बीच का जो करंट है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो आप पहले हमने एम्पियर सर्किटल लॉ जो था, एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या पढ़ा था, म्यू नॉट इनटू टोटल करंट आई। तो अब यहाँ पर हमें दो चीज मिल रहा है ना, कि बाहर वाला सरफेस के लिए करंट एक है, लेकिन अंदर वाला सरफेस के लिए करंट क्या है, अलग है। ठीक है, तो अब मेरा वो जो टोटल करंट है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों करंट का सम। सो मेरा लाइन इंटीग्रल बी डॉट डॉट डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी। वो यहाँ पर मैक्सवेल लॉ में जाके हम डिटेल्स में बात करेंगे। ये देखो तो मैक्सवेल इक्वेशन का जो फोर्थ इक्वेशन है उधर देखो तो बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई डी टी। ठीक है, वो बाद में जानेंगे, अभी फिलहाल इतना ही याद रख, इतना ही देखे क्या देख रहे हैं कि पहले जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था, बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब वो इस तरह का कैपेसिटर में क्या हो रहा है, उसका कैपेसिटर का बाहर में होता है कंडक्शन करंट, और कैपेसिटर का अंदर जो खाली स्पेस है दो प्लेट के बीच में, वहां पर और एक करंट आता है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो वो डिस्प्लेसमेंट करंट उस करंट के साथ, पहले वाला कंडक्शन करंट के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये जो चीज हुआ वही हुआ एम्पियर सर्किटल लॉ में
मॉडिफिकेशन। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में मॉडिफिकेशन किसके लिए आता है? ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में थोड़ा सा हमें आइडिया मिला। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है कैपेसिटर प्लेट के अंदर, उसके लिए आता है ये डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये इधर है, द करंट व्हिच अराइजेस ड्यू टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन सम पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब कैपेसिटर के अंदर, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उसका फॉर्मूला क्या है? आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई डी टी। अब हमको ये डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है आई डी, अब यहाँ पर ये किस लिए आया? वो कैपेसिटर प्लेट के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो चेंज होने के लिए आया। अब वो चेंज जो होगा वो किसके लिए होगा? बाहर वाला जो करंट होगा उसके लिए। इसका मतलब क्या है? जो हमारा बाहर वाला जो करंट होगा उतना ही करंट क्या होगा अंदर वाले कैपेसिटर के अंदर। दैट मीन्स मेरा कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट जो दो है वो दोनों समान है, क्योंकि सर्किट से जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्शन करंट के वजह से ही तो कैपेसिटर प्लेट चार्ज होगा, और उसी चार्ज के लिए ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। बात समझ रहे हो? कैपेसिटर वायर से जो करंट फ्लो होगा वो है कंडक्शन करंट। अब वायर से करंट जब फ्लो होगा तभी ना मेरा प्लेट चार्ज होगा, और प्लेट में जब चार्ज आएगा तभी ना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और फील्ड जब आएगा तभी तो फ्लक्स आएगा, और उसी फ्लक्स चेंज होने की वजह से ही मेरा क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब तो जितना ज्यादा करंट उधर फ्लो होगा, इधर फ्लक्स वेरिएशन उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? ड्यू टू द कंडक्शन करंट। क्योंकि कंडक्शन करंट को अगर मैं बंद कर दूं तो क्या कैपेसिटर प्लेट में मेरे को चार्ज मिलेगा, और क्या कैपेसिटर प्लेट के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ना? तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट क्या है? सेम है। सिर्फ कंडक्शन करंट जो है वो कहाँ पर है? वायर में है, और डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटर प्लेट्स के अंदर है। ठीक है, अब इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। देखो इधर एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, दोनों प्लेट में एक में पॉजिटिव चार्ज दूसरे में निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो हमें पता है कोई भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, अगर दोनों प्लेट के अंदर वाला रीजन खाली है तो क्या होता है? C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब कैपेसिटर है तो इधर पोटेंशियल डेवलप होगा, वो क्या है? V इक्वल टू ई डी, क्योंकि दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस होगा d, तो V इक्वल टू ई डी, ई इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी आर जो फॉर्मूला है वहां से आ रहा है। अब इस कैपेसिटर में जब चार्ज आएगा सपोज Q, तो Q इक्वल टू क्या है? सी बी, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो C का और V का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो Q का वैल्यू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट E। ये चार्ज निकाल दिया। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट करंट, मतलब करंट निकालना है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? डी क्यू डी टी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये जो Q वाला निकला है एप्सिलॉन नॉट E, ये उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करने से क्या वैल्यू आया? एप्सिलॉन नॉट A डी ई डी टी। अब डी क्यू डी टी जो है वो क्या है? कंडक्शन करंट, क्योंकि चार्ज जो कैपेसिटर का प्लेट जो चार्ज हो रहा है वो तो करंट के लिए ही हो रहा है। सो आई इक्वल टू क्या है? डी क्यू डी टी। और हमें क्या पता है? आई सी इक्वल टू आई डी, मतलब कंडक्शन करंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाएगा? डी क्यू डी टी। सो आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी ई डी टी। अब कैपेसिटर प्लेट के अंदर क्या हो रहा है? फ्लक्स चेंज हो रहा है। सो फाई क्या हो जाएगा? ये तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा? फाई बाई ए। तो वही वैल्यू इधर पुट कर दिया, पुट करके सिंप्लीफाई करने से हमारा एक्सप्रेशन आ गया आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई डी टी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको दिखाना है कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों समान है। तो सिंपल हम करते हैं। तो कंडक्शन करंट आई सी को हम क्या लिख सकते हैं? डी क्यू डी टी। ठीक है, अब वो जो दोनों प्लेट है, दो प्लेट के बीच में फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने कैपेसिटेंस निकालते टाइम ये चीज देखा था। सिग्मा क्या होता है? Q बाई है। सो Q बाई एप्सिलॉन नॉट है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? फाई इक्वल टू ई डॉट है। ठीक है,
अब यहाँ पर दोनों प्लेट को देखो तो ई डॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज प्लेट में जा रहा है। और इस प्लेट, दोनों प्लेट जो है, तो इसका एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेट, तो वो भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के तरफ होगा। तो मेरा जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, एंगल जो होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। सो इसलिए इधर ई है कॉस जीरो का वैल्यू 1, सो फाई इक्वल टू ई है, ई का वैल्यू पुट कर दिया, सो फाई क्या हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब डिस्प्ले, पहले तो हमने कंडक्शन करंट क्या देखा, आई सी इक्वल टू डी क्यू डी टी। अब डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई डी टी। सो आई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डी डी टी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आप क्यू एप्सिलॉन नॉट 1 बाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कर देते हैं, सो आई डी इक्वल टू डी क्यू डी टी। तो पहले देखा आई सी इक्वल टू डी क्यू डी टी, और आप देख रहे हैं आई डी इक्वल टू डी क्यू डी टी, मतलब दोनों करंट क्या है, समान है। अब ये वाला क्वेश्चन है क्या है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों ही कंडक्शन करंट हो या फिर डिस्प्लेसमेंट करंट हो, दोनों इंडिविजुअली डिसकंटिन्यूअस है क्यों, लेकिन इनका सम क्या है, हमेशा कंटिन्यूअस। ये यही चीज है कि अगर हम कैपेसिटर प्लेट का बाहर देखते हैं, तो बाहर जो हमारा टोटल करंट है वो किस लिए आ रहा है, ओनली कंडक्शन के लिए। बाहर डिस्प्लेसमेंट करंट कितना है, 0। लेकिन कैपेसिटर प्लेट के अंदर अगर सोचते हैं तो अंदर वह कोई कंडक्शन है क्या, कोई वायर है क्या, नहीं, वो तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से आ रहा है। तो वो कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अंदर में कोई कंडक्शन करंट नहीं है, आईसी 0 है, तो टोटल करंट कितना है, आईडी। तो कैपेसिटर प्लेट के बाहर टोटल करंट है आईसी और अंदर कितना है, आईडी। तो यही बोल सकते हैं कि आईसी प्लस आईडी हैज द सेम वैल्यू। तो आईसी प्लस आईडी जो भी वैल्यू होगा वो पूरा सर्किट में सेम है। कैसे, देखो आईसी प्लस आईडी अगर मैं वायर में कंसीडर करूँ तो आईडी 0 कितना है, आईसी, और कैपेसिटर प्लेट के अंदर आईसी 0 है तो ओनली आईडी। तो इसलिए बोल सकते हैं कि दोनों आईडी, वायर में आईडी 0 है और कैपेसिटर प्लेट के अंदर आईसी 0 है, तो दोनों डिसकंटिन्यूअस है ना, अलग अलग जगह, क्योंकि आईडी वायर में नहीं है और आईसी कैपेसिटर प्लेट के अंदर नहीं है। लेकिन दोनों का सम जो है वह हमेशा क्या है, सेम रहेगा, कंटिन्यूअस एक ही रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन कराया है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपल है। इधर डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने को बोल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला यूज कर दोगे, एप्सिलॉन नॉट डी फाई डी टी। तो इधर ई का वैल्यू दिया हुआ है, ई का वैल्यू नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ ई दिया हुआ है, मतलब डी ई डी टी का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ द प्लेट दिया हुआ है, तो प्लेट सर्कुलर बोला है तो प्लेट का एरिया निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है, डी ई डी टी का वैल्यू दिया हुआ है, तो सिंपली वो वाला वैल्यू पुट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट निकल आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा अबाउट डिस्प्लेसमेंट करंट। अब मैक्सवेल ने क्या किया, अभी तक हमने जितने भी चीज़ पढ़ा है, ठीक है, जितने भी चीज़ पढ़ा है स्टार्टिंग से लेके इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके उधर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या मिला कि गॉस लॉ मिला, फिर गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म भी मिला, फिर हमने देखा कि किसी जगह अगर फ्लक्स चेंज होता है तो उसके लिए क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिर हमने देखा एम्पियर सर्किटल लॉ, तो एम्पियर सर्किटल लॉ में मैक्सवेल ने क्या किया, वहाँ पर उसने मैक्सवेल ने देखा कि कैपेसिटर प्लेट के अंदर क्या होता है, वहाँ पर एक करंट आता है ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो वो वाला एम्पियर सर्किटल लॉ का जो टोटल करंट है उसमें वो वाला कंसिडरेशन आना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो मैक्सवेल इक्वेशन 4 है। अब इसी मैक्सवेल इक्वेशन के ऊपर बेस करके ये पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, और हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ से ही आता है। तो फर्स्ट जो मैक्सवेल इक्वेशन है, देखो यहाँ पर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कि बोलेगा कि राइट डाउन द मैक्सवेल इक्वेशन। तो राइट डाउन बोलने से सिर्फ ऐसे ही जैसे इधर लिखा हुआ है फॉर्मूला, इक्वेशन को लिखना है और इक्वेशन का नाम क्या है वो लिखना है, अगर बोलता है राइट डाउन। लेकिन अगर एक्सप्लेन बोलता है तो एक्सप्लेन बोलने से कैसे करोगे, मैंने नोट्स पे दिया हुआ है, पहले तो मैंने ऐसे ही सिंपल लिख के दे दिया,
ये नीचे 1 बोल के मैंने लिखा है ना, पहले वो क्वेश्चन लिखोगे फिर स्टेटमेंट लिखोगे अगर एक्सप्लेनेशन बोलता है तो, ठीक है। तो फर्स्ट वाला है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, हमें पता है ई डॉट डी एस और डी ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड लॉ गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, तो वो बी डॉट इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस इक्वल टू क्या होता है 0। डी एस या फिर डी ए बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेराडेज लॉ क्या था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो वही माइनस डी फाइव बी डी टी इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल। ये लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल जो है वही है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ। फिर एम्पियर सर्किटल लॉ में मैक्सवेल ने मॉडिफिकेशन किया था, वो मॉडिफिकेशन क्या था, पहले तो एक करंट था, बाद में मैक्सवेल ने बोला नहीं, वायर में जो करंट है उसके साथ कैपेसिटर प्लेट के अंदर में भी और एक करंट आता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। अब वो दोनों करंट मिला के होगा मेरा टोटल करंट, तो वो आई वाला जो है वो रिप्लेस होके क्या हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी। तो म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस म्यू नॉट इंटू आई डी का वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट डी फाई डी टी, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है कि राइट डाउन द मैक्सवेल इक्वेशन, तो यही 4 इक्वेशन लिखना है और उनका साइड में या फिर नीचे उसका नाम लिखना है, जैसे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, फैराडेज लॉ एंड एम्पियर मैक्सवेल लॉ, ठीक है। तो ये हुआ मैक्सवेल्स इक्वेशन। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या चीज है? सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? वेव तो हमें पता है, तो दीज आर ऑल्सो वेव्स, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब बहुत इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होता है तो हमें पता है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होगा तो उसके लिए क्या होगा मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट, तो इधर दो कंपोनेंट है, बहुत इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी है और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो अगर कोई वेव एक्स डायरेक्शन में अगर जाता है तो उसका जो इलेक्ट्रिक एक कंपोनेंट होगा और मैग्नेटिक एक कंपोनेंट होगा, ठीक है। अब वो जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, वो दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा, प्लस बोथ द फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में वेव फ्लो करेगा। जैसे इधर हमने कंसीडर कर लिया कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो जेड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, और हमने कंसीडर किया एक्स डायरेक्शन में उसका है इलेक्ट्रिक फील्ड और वाई डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दिखा रहे हैं एक्स वाई प्लेन में और मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहे हैं वाई जेड प्लेन में, ठीक है। तो ये जो ये डायग्राम है ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहाँ से हमें न्यूमेरिकल आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखने का। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो, ध्यान से सुनो। जिस डायरेक्शन में वेव मूव करेगा वो होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन जो होगा, जैसे इधर जेड डायरेक्शन है जिस तरफ वो मूव कर रहा है, तो बोथ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो दोनों फील्ड है वो जेड डायरेक्शन का क्या रहेगा हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। अब इन दोनों का इक्वेशन इधर देखो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में दिया है एक्स डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में दिया है वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो दोनों का इक्वेशन लिखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्स डायरेक्शन में है इसलिए हमने लिखा ई एक्स, और मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है इसलिए लिखा बी वाई। सो कोई भी वेव का इक्वेशन क्या होता है वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी याद आ रहा है वेव्स में पढ़ाया था। तो ए क्या है एम्पलीट्यूड, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी था, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ई एक्स इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, के जो है वो स्मॉल है, मैंने इधर राइट साइड में क्या लिख के दिखाया कि वो स्मॉल देना क्योंकि बाद में और एक कैपिटल के है। तो ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, और बी वाई मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। तो ये ई नॉट बी नॉट क्या है एम्पलीट्यूड,
पीक वैल्यू। और के क्या है, के क्या है, प्रोपागेशन प्रोपागेशन वेक्टर, क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोपागेशन वेक्टर। अब के साथ कौन सा चीज लगेगा, मैंने के साथ जेड क्यों दिया, तुम लोग बोल सकते हो एक्स वाई क्यों नहीं दिया, ऐसे बोल सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि जी के है प्रोपागेशन मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोपागेशन वेक्टर और प्रोपागेशन कांस्टेंट, एक्चुअली के को बोलता है प्रोपागेशन कांस्टेंट। प्रोपागेशन मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है, तो के साथ कौन सा चीज आएगा, एक्स वाई जेड में कौन सा आएगा, जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वही आएगा। तो यहाँ पर वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जेड डायरेक्शन में, इसलिए के साथ आएगा जेड। अगर यही वेव अगर एक्स डायरेक्शन में मूव करता तो के साथ आता के एक्स, अगर वाई डायरेक्शन में वेव फ्लो होता तो यहाँ पर आता के वाई। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन हमें याद रखना है क्योंकि यहाँ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा। अब ये जो के का वैल्यू है और ओमेगा का वैल्यू ये क्लास 11 में भी हमने देखा था। के क्या है, के इक्वल टू है 2 पाई बाई लैम्डा, इसको बोलता है प्रोपागेशन कांस्टेंट, और ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई न्यू। अब ओमेगा बाई के जो टर्म में ये सब चीज याद रखोगे, ओमेगा बाई के जो टर्म में वो है स्पीड ऑफ द वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको हम सी से डिनोट करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो लाइट का स्पीड से मूव करता है। अब अगर मैं ओमेगा बाई के इक्वल टू अगर सी होता है तो ओमेगा इक्वल टू क्या है, सी के। अब इधर ओमेगा और के का वैल्यू पुट करें तो हमारा ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा। अब वो चीज़ क्या है, वो चीज़ हम ऐसे ही हमको पता है, वेव का वेलोसिटी निकालते हैं हम इसके, तो ओमेगा इक्वल टू सी के जो है वही से ही हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड निकाल सकते हैं। अब वो क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाई प्रोपागेशन कांस्टेंट, ओमेगा बाई के इक्वल टू होता है सी। तो हमें इधर यह याद रखना है कि दोनों इक्वेशन का फॉर्म, पहले बात तो है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट करेगा तो प्रोपागेशन कांस्टेंट के साथ क्या होगा, उसी डायरेक्शन का ही सिंबल आएगा। जैसे इधर जेड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो के साथ क्या आएगा, जेड। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा उसका कंपोनेंट होगा वही वाला, जैसे एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए ई एक्स लिखा, वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए बी वाई लिखा। तो हमें इक्वेशन याद रखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और बी वाई इक्वल टू क्या है, बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पर नोट पे मैंने इस वेव का और दो फॉर्म है, वो दोनों फॉर्म दिखाया है, 2 पाई जेड बाई लैम्डा माइनस टी बाई टी, वो देखने से ही समझ जाओगे। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसका सोर्स क्या है। ठीक है, तो हमें पता है कि कोई एक चार्ज अगर स्टेशनरी हुए तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आता है, और कोई अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में होता है चार्ज, तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन अगर कोई ऑसिलेटिंग चार्ज कंसीडर करें, क्या बोला मैंने कि हम अगर कोई ऑसिलेटिंग चार्ज कंसीडर करते हैं कि चार्ज ऑसिलेशन में है, तो चार्ज जब ऑसिलेशन होगा मतलब वो मूव कर रहा है ना, तो वो क्या होगा, एक्सेलरेटिंग। तो मैक्सवेल थ्योरी जो है, मैक्सवेल थ्योरी से यही चीज बोलता है कि जब भी चार्ज कोई ऑसिलेट होता है तो उसमें एक फ्रीक्वेंसी रहेगा, तो वो क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। और चार्ज जब एक्सेलरेट होगा, चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो जो एक्सेलरेटेड चार्ज है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और हम मैक्सवेल इक्वेशन से हमने क्या देखा है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके लिए क्या आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट आया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो क्या है कि वो एक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से वहां पर क्या डेवलप होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड आता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है। तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, वेव क्या है, एक्सेलरेटेड चार्ज।
जब भी जो कोई चार्ज एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होता है, मतलब एक्सेलरेट होता है, तो उसमें क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वहां से ही आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट पैराग्राफ को ब्रैकेट में रखा। अगर कोई इस चीज को लिखना चाहता है लिख सकता है, अगर नहीं लिखता है तो सेकंड पैराग्राफ लिखने से ही इसका आंसर हो जाता है। ये दो आता है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या डिस्प्लेसमेंट जाने हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह मूव होता है, उसका इक्वेशन किस तरह आता है ये हमें चाहिए, कि ओमेगा का वैल्यू क्या है वह हमको चाहिए, और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें चाहिए। अब यहाँ पर और एक टॉपिक है, यह है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंटेंसिटी निकालने का एक फार्मूला है, वो हमें चाहिए न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो मैं ये जो डायग्राम है, डायग्राम से सपोज कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी क्या है, सी वेलोसिटी से जा रहा है। अब मैं एक सिलिंड्रिकल पोर्शन कंसीडर कर लिया। अब उस सिलेंडर का एरिया है ए, क्योंकि इंटेंसिटी निकालना है मेरे को। इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। ठीक है, तो वो जो एनर्जी इंटेंसिटी निकालने के लिए तो एक पर्टिकुलर एरिया पता होना चाहिए हमें, और कितने टाइम के लिए फ्लो करेगा वो पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर मैं एक सिलिंड्रिकल पोर्शन में कंसीडर करता हूँ, तो सिलेंडर का एरिया है ए। अब डेल्टा टी टाइम में वो अगर फ्लो करता है उस सिलेंडर से, तो इस सिलेंडर का लेंथ कितना हो जाएगा, सी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब मेरा जो एनर्जी कॉन्टेंट, मतलब एनर्जी कितना होगा इस सिलेंडर के अंदर, ठीक है, तो वो क्या होगा, एवरेज एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है, सिलेंडर के अंदर एनर्जी कितना है वो मेरे को निकालना है। तो मैं अगर एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी को अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा एनर्जी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या है, मैंने स्मॉल यू से डिनोट किया है, इनटू वॉल्यूम। देखो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, एरिया है ए और लेंथ है सी डेल्टा टी, तो वॉल्यूम हो जाएगा सी डेल्टा टी इंटू ए। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, सो एनर्जी बाई एरिया इंटू टाइम। एनर्जी का वैल्यू है कैपिटल यू, एरिया इंटू टाइम पुट कर दिया। अब यू का कैपिटल यू का वैल्यू पुट कर दिया, एनर्जी डेंसिटी इंटू ए इंटू सी डेल्टा टी डिवाइडेड बाई ए डेल्टा टी। ए डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा इंटेंसिटी ऑफ द वेव क्या निकल रहा है, यू सी। अब यू क्या है, एनर्जी डेंसिटी। अब ये हम एनर्जी डेंसिटी पढ़े थे हम कैपेसिटर में, कि एनर्जी एनर्जी इन द कैपेसिटर की स्टोर्ड कितना था, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। और जब एनर्जी डेंसिटी निकाले थे तो क्या था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम पीक वैल्यू कंसीडर करें, सो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, सी है तो इसलिए सी दे दिया। अब ये ई नॉट पीक वैल्यू है, अगर इन टर्म्स ऑफ आरएमएस वैल्यू लिखे तो वो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस स्क्वायर सी। तो ये रहा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इंटेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर मैग्नेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी निकाले तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखो इंटेंसिटी ऑफ द वेव क्या निकला था, यू सी। तो ये यू इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए लिखा था। अब अगर इस यू को अगर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के हिसाब से लिखे, तो वो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या है, बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट। तो इधर क्या हो जाएगा, पीक वैल्यू कंसिडर करें, सो बी नॉट स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट इंटू सी, और आई इक्वल टू वन बाई म्यू नॉट बी आर एम एस स्क्वायर सी। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूला हम पहले कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी वाला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है एनर्जी इंटेंसिटी का, ये फॉर्मूला हमको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा एक चीज। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और दो तीन डेफिनेशन, कुछ क्वेश्चन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा न्यूमेरिकल के बारे में थोड़ा डिस्कस करके दे दूंगा। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये है ट्रांसवर्स वेव नेचर,
क्योंकि देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है जेड और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों ही जेड का परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो होता है ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है, तो ये चीज को अच्छी तरह से देखोगे, समझोगे और करोगे। ठीक है।